नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आप सभी लोग देख रहे हैं यूनिट नंबर 2 है। और मैंने आपको पहले पार्ट के अंतर्गत पार्ट नंबर 1 उसमें यूनिट नंबर 1 और 3 दोनों को करा दिया है। ये पार्ट नंबर 2 है और इसमें केवल दूसरी यूनिट है जो अकेले 20 नंबर की है, ठीक है ना। तो मैं आपको पूरी टोटल 5 यूनिट करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको दी गई है, आप लोग देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के आपको सारी की सारी यूनिट मिलेंगी। तो अब इस यूनिट के मुख्य प्रश्नों को हम लोग देख रखते हैं। यूनिट नंबर 2 में कौन कौन से अच्छे अच्छे प्रश्न हैं कि समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परिवार, याद रखना। सामाजिक परिवार की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कौन सी है? ये भी परिवार है। और बालक जन्म के पश्चात किस स्रोत से सीखता है? परिवार और समाज से। क्लियर। उसके बाद आदर्श जीवन का मूल मंत्र है श्रम। और सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये है, कांग सुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन सी है? याद रखना, संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व की जैव विविधता का कितना प्रतिशत भाग भारत में मौजूद है? 8%। पूरे विश्व का जैव विविधता 8% है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भारत में लगभग कितने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है? तो भारत की पूछी गई है, 500 है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो राजस्थान में कितने हैं? अभ्यारण्यों की बात करते हैं तो देखो राष्ट्रीय उद्यान तो कितने हमारे? 3। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3, ठीक है। और अभ्यारण्य कितने हमारे? 27। कितने हैं? 27। क्लियर। उसके बाद निम्न में से किस राज्य में खनन संबंधी परियोजना को प्रभावित गांव वालों की राय को मंजूरी नहीं मिली? आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का नमभूमि क्षेत्र कौन सा है? पिछोला। याद रखना, नमभूमि क्षेत्र कौन सा है? पिछोला झील, उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। ओके, आगे बात करते हैं। अगला, कच्छ वनस्पति क्षेत्र में शामिल कौन कौन से हैं? तो ये सभी है। एक तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल, खंबात की खाड़ी गुजरात और कुंडलपुर कर्नाटक। याद रखना। अगला प्रश्न है कि भारत में जिस स्थान को प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए चयनित किया गया है वो 3 जगह हैं। एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा लक्षद्वीप व कच्छ की खाड़ी, और एक मन्नार की खाड़ी। यानी उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध आपको याद रखना है। शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 15। याद रखना है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा पथ क्या कहलाता है? अंडाकार है वो। ओके, अंडाकार है। देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है। सूर्य परिक्रमा पथ कैसा है? अंडाकार है। याद रखना, कहीं वृत्ताकार कर दें। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह चंद्रमा हो गया उपग्रह इसका। अब याद करो, अगला है विटामिन। धूप की कमी, धूप की उपस्थिति को पूरा करता है शरीर में कौन सा? विटामिन डी। जो सौर ऊर्जा सूर्य से हम लेते हैं ना, विटामिन डी, वो धूप की वजह से मिलती है। आगे हम बात करेंगे पूरी विटामिनों की, ठीक है ना। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा? स्कर्वी। देखो रतौंधी ए से होता है, बी से बेरीबेरी होता है, सी से स्कर्वी होता है, डी से रिकेटस होता है। ये याद रखना चारों ही। उसके बाद सीएनजी क्या है? तो एक प्राकृतिक गैस है। पूरा नाम है इसका कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ठीक है ना। यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ओके। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न अवांछनीय पदार्थ क्या कहलाते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। ओके। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में मवेशियों का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? तो मवेशियों का भारत में कितना प्रतिशत है? 20%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिएगा, तर्कपूर्ण चिंतन के विकास के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखो बच्चों को अवधारणा को जानना चाहिए, उनकी अवधारणा को चर्चा द्वारा अन्य किसी गतिविधि द्वारा चुनौती की जाए, उनको तर्कपूर्ण चिंतन के लिए बात की जानी चाहिए और अपने तर्क को स्पष्ट करने के लिए कहा जाए। ये आपको याद रखना है। स्पीड थोड़ी तेज़ है मेरी, को दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैव विविधता के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? जैव विविधता के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी पर किसी विशेष क्षेत्र में आनुवांशिक और पारिस्थितिक के रूप में जीवों की भिन्न भिन्न प्रजातियां पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? जीव विविधता कहते हैं। संरक्षण क्षेत्र क्या है? यह आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है कि वे क्षेत्र जहाँ सरकार ने वन्य जीव प्रजातियों को और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित छोड़ा है, उनका उद्देश्य है कि जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करना और समृद्ध परिस्थिति की प्रक्रिया और प्रजातियों को बचाए रखना। ओके, जैव विविधता के सरोकार बताइए, ठीक है। तो 4 सरोकार हैं। एक तो ऋतुएं और जैव विविधता, स्वास्थ्य जैव विविधता, जैव विविधता संरक्षण और संरक्षित क्षेत्र।
ये लो भैया, ईवी वेस्ले ने पर्यावरण अध्ययन को क्या माना है? मानवीय संबंधों का अध्ययन माना है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषी किसे कहते हैं? भैया प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं? ये भी याद रखना है कि कुछ पौधे अपने विशेष आवश्यकता पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे निम्फेंथिस कलश पादप बोल सके, या ड्रासेरा, इनको हम क्या कहते हैं? कीट भक्षी कहते हैं, याद रखना इसको, कीट भक्षी पादप किसको कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषी किसको कहते हैं? अधिकांश पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खुद बना लेते हैं, जैसे नीम, गेहूँ, चावल आदि, इनको प्रकाश संश्लेषी पौधे कहते हैं, और इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण। मृत जीवी पादप किसको कहते हैं? याद रखना इस परिभाषा को भी आप लोग, जैसे कुछ मृत जीवों के जीवांश अपना भोजन प्राप्त करते हैं मृत जीवांशों से, जैसे डबल रोटी, आसार में लगने वाली फफूंद, छत्रक और कुंभी, ये सब मृत जीवी है। परजीवी जो अपने भोजन के लिए पेड़ों पर आश्रित हैं, जैसे स्वर्णलता और अमरबेल, परजीवी है। जनरली है, बहुत अच्छा प्रेस पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। देखो भाई, अब यहाँ पर विटामिन किन किन से चीज़ों से मिलती है आपको याद रखना है। विटामिन ए, तो ये दूध, अंडा, अंडे का पीला भाग, हरी सब्जियाँ, टमाटर से मिलती है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है। कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है भैया। विटामिन बी की कमी से बेरी, कौन सा होता है? बेरी, बी से बेरी। और मिलती किससे विटामिन बी? अनाज, दूध, दही, मक्खन, अंडे, मांस से। विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है भैया। और ये खट्टे पदार्थों पाए जाते हैं, नींबू, संतरा, आंवला, ठीक है। विटामिन डी, ये रिकेटस रोग होता है, इससे क्वास्क और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, और ये सूर्य की धूप से प्राप्त होता है। विटामिन, उसके बाद में आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, और इस कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेंगा रोग, ठीक है ना, जिसको हम गलगंड रोग कहते हैं, गले में होता है। मछली, समुद्री वनस्पति, मटर, केले, प्याज आदि खाने चाहिए। और कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम इसमें दूध, अंडे वगैरह से होता है, और इसकी कमी से हड्डियाँ क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। चलो भाई, अब मैंने रिकेटस के बारे में आपको बताना है। रिकेटस मैंने बता दिया भैया, ये विटामिन, ये कैल्शियम की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से इसमें हड्डियाँ क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है, ठीक है ना। ये लो, भवन के चित्र और नक्शे में क्या अंतर है? अच्छा प्रश्न है, याद करके जाना भैया। अगला क्वेश्चन, ठोस अपशिष्टों के नाम बताओ, जैसे रेडियो सक्रिय कचरा, प्लास्टिक, जैव अपघटनीय पदार्थ आदि। अब देखो, अशुद्ध जल से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है? जैसे उल्टी, दस्त, पेट में टाइफाइड, हेपेटाइटिस, पीलिया आदि। चलिए आगे बात करते हैं। हवाई अड्डे शहर से बहुत दूर बनाए जाते हैं, इसके कारण आपको याद रखना है भाई, एक तो ज़्यादा क्षेत्र की जरूरत पड़ती है, और ये अतिरिक्त ज़्यादा शोर करते हैं, तो शोर से ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है, इसलिए हानिकारक होता है वातावरण के लिए। कोलाज बनाना क्या है? कोलाज आप जानते हो कि भाई प्रत्यक्ष वस्तुओं को चित्र धरातल पर चिपकाकर बनाई गई कलाकृति कोलाज कहलाती है। कोलाज में लकड़ी, कतरन, टिन के डिब्बे, रस्सी, सूतली, पेन ट्यूब आदि का उपयोग किया जाता है। खरपतवार कैसे कहते हैं? खेत में अनावश्यक होने वाले पौधे। बहुत जनरली पेपर है आज का, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे से आप लोग करके भी आएंगे इसको। देखो, पशुओं में होने वाले रोग कौन कौन से हैं? जैसे खुरपका, मुँह पका, रिंडरपेस्ट, गलघोंटू रोग, और जहरबंद और लंगड़ी रोग। उसके बाद प्राकृतिक व कृत्रिम रंगों में अंतर लिखते हुए दो उदाहरण बताइए। प्राकृतिक रंग किसको कहते हैं और कृत्रिम रंग किसको कहते हैं? ये आपको याद रखना, ठीक है भाई। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न वही पढ़ने हैं जो आने के लायक। एक तो संरक्षित क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? अब बड़े प्रश्न पढ़ नहीं सकता मैं, केवल टच करके बता रहा हूँ। मोस्ट आप लोगों को पढ़ के जाना भाई, है ना। अगली यूनिट और आएंगी, यूनिट नंबर 4 और 5। ये लो, सांस्कृतिक विविधता से क्या तात्पर्य है? एक सांस्कृतिक विविधता। अच्छा लगा ये प्रश्न, सब पर लगा लो टिक, एक बार अपनी कॉपी में लगा लो, अपनी सीरीज में। जेंडर संवेदनशीलता से क्या तात्पर्य है? ठीक है ना, जेंडर संवेदनशीलता से क्या तात्पर्य है? अगला प्रश्न है हमारा, ये लीजिएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत लिंग संवेदनशीलता विकसित करने के लिए शिक्षा किस प्रकार से महत्वपूर्ण सिद्ध होती है? और ये पढ़ के जाना है आपको भैया प्रश्न, ठीक है। ऐसे प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं आजकल एग्जाम में। प्राथमिक कक्षाओं में आप लोग जेंडर संवेदनशीलता विकास कैसे करेंगे, अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं हम आगे। सौर मंडल का
पृथ्वी पर पर्यावरण प्रभाव को संक्षिप्त में समझाइए। क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है। ये लीजिए, सौर ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। भाई 20 नंबर का मैटर है, तो अच्छे से पढ़ के जाना है इस यूनिट को आप लोग। लोह तत्व की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, ये भी आपको पढ़ के जाना है। कोई 4 रोग आपको बताने हैं। बढ़ते हुए शहरीकरण से कचरे की समस्या को गंभीर बना दिया है, क्यों, ये आपको करना है प्रश्न उत्तर याद, ठीक है ना। जल प्रबंधन की आवश्यकता और इसकी उपाय बताइए। इस तरीके से आपको एक ये है, अपने दोपहिया वाहन की यात्रा करते समय यातायात के किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है। यातायात के नियम आपको याद होने चाहिए पूरी तरीके से, कैसे भी करके याद कर लो इनको आप। अब आते हैं हम बड़े प्रश्नों की तरफ। ये लीजिए, पहला प्रश्न लगाइए कि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को समझ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों का उपयोग, जैसे एक तो अवलोकन, दूसरा अनुमान लगाना, नंबर 3 पर है प्रश्न पूछना और तर्क करना, नंबर 4 पर, ठीक है, परिकल्पना करना, प्रयोग करना। मेरे पास नहीं है, 1 मिनट रुक जाओ यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित भोजन। तो ये संतुलित भोजन वाला, ये अगर आपने याद रख लिया इस चैप्टर को, इस प्रश्न को, तो आप लोगों के लिए कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। देखो ये रोग है आपके पूरे, ये पूरे पूरे रोग आपको पढ़ के जाने हैं, क्लियर, जब जाके काम चलेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कोई खास अब तो है नहीं इसमें प्रश्न। एक खाद्य संरक्षण से आप क्या समझते हैं। खाद्य संरक्षण की प्रमुख विधियों को नाम लिखते हुए किसी एक विधि का विस्तार से वर्णन कीजिएगा, ठीक है भाई। तो ये आप सभी को याद रखना है। छोटे प्रश्न भी इसमें से पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, हिमीकरण, निर्जलीकरण वगैरह सब। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है पूरा, ठीक है ना। अगली यूनिट के लिए आप लोग तैयार रहे। प्रश्न मैंने बता दिए हैं। यूनिट पार्ट नंबर 3 आएगा अपना, और इसके अंतर्गत यूनिट नंबर 4 और 5 ये मिलेंगे आपको यूनिट, ठीक है ना। मॉडल पेपर आप लोग देखिएगा और सबके उत्तर आपको मिल जाएंगे अपनी सीरीज़ के अंदर। धन्यवाद।